नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेयर सीरीज में रोज़ आपको करंट अफेयर से संबंधित जो भी घटनाक्रम होंगे उससे संबंधित वीडियो बना के और वीडियो प्लस वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा और पीडीएफ आपको पीसीएस गंगा नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली का डेली पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ सिर्फ करंट का नहीं मिलेगा, आपको जो भी क्लास पढ़ाई जाएंगी उसकी पीडीएफ तो मिलेगी ही क्लासों की, साथ ही साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं जीएस के या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसलिए आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आपको निःशुल्क बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फ्री में मिलेगी। आपको कोई सुविधा शुल्क नहीं देना है, कोई न सुविधा शुल्क चैनल पे देना है। पीसीएस गंगा चैनल पे भी कोई आपको फीस नहीं देनी है, यह निःशुल्क है पूरी तरह से। और टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ आपने प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराई जा रही। साथ ही साथ अगर यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं उस ग्रुप में जाके, तो हम उससे संबंधित जो भी सूचना होगी या जो भी सामग्री होगी उसको उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित बिंदुओं को देखते हैं। भारत का 100वां रामसर स्थल बना है, उत्तर प्रदेश का 13वां। दो प्रश्न बनेंगे, एक तो भारत के स्तर पे तो 100 और उत्तर प्रदेश में 13वां जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक, नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया, प्रसन्नता व्यक्त की गई। तो बलिया जिले में स्थित है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, पुराना नाम था सुराहा ताल पक्षी विहार। 100वां रामसर स्थल बना, उत्तर प्रदेश का 13वां। बस इतना याद रखिएगा, बाकी इसको और डीपली पढ़ना है तो अंदर जाके आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ये इसको हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। ठीक, दूसरी सूचना है, प्रधानमंत्री ने ये सब पीआईबी से सूचना है, याद रखिएगा पीआईबी से सीधा प्रश्न बनते हैं। पीआईबी जो भी रिपोर्ट जारी करती है वह सरकारी काम काज से संबंधित ही रिपोर्ट जारी करती है। विगत जो पीसीएस और आरओ का पेपर हुआ था, ठीक, इसमें से जान लीजिए 10 से प्रश्न हूबहू पीआईबी से आए थे, हूबहू पीआईबी की लाइन से प्रश्न बने थे। साथ ही साथ आप लोग जो लोग आईएएस का पेपर देते हैं, याद रखिए आप लोग पीआईबी ज़रूर पढ़िए। एक वर्ष की पीआईबी की न्यूज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका 50 क्वेश्चन आईएएस का आराम से हो जाएगा। क्योंकि आईएएस के पेपर में जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं वो पीआईबी को रोज़ पढ़ते हैं, साथ ही साथ मंत्रालय से संबंधित सूचनाओं को भी उनके पास आदान प्रदान होता रहता है, क्योंकि वो किसी सेमिनार समिति तमाम चीज़ों में सम्मिलित रहते हैं। तो ये सूचनाएं उनके पास रहती है, उसी संबंधित प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न आएगा भूगोल का, लेकिन उसका संबंध करंट अफेयर से जुड़ा रहता है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, उस करंट अफेयर से जोड़ के आप विषय पे जाइए। कोई करंट अफेयर की न्यूज़ है उसको जोड़ के आप भूगोल का प्रश्न देखिए, इतिहास का प्रश्न देखिए, संविधान का प्रश्न देखिए, विज्ञान का प्रश्न देखिए, इकोनॉमिक्स का, साथ ही साथ पर्यावरण, इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो आपका काफ़ी हद तक प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, जैसे यूरोप आईएएस में पेपर आया, यूरोपीय परिषद में जो है यूरोपीय संघ में कौन से सदस्य देश नहीं है, 4 नाम दे दिया, उसमें से छांटना था। अब यूरोपीय संघ चर्चा में क्यों था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए, और साथ ही साथ भारत सरकार और यूरोपीय संघ के मध्य अभी हाल ही में व्यापारिक और आर्थिक बड़े स्तर पे समझौता हुआ है। तो चर्चा में था, प्रश्न पूछ लिया संघ से, यूरोपीय संघ से। साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा, तो नोबेल पुरस्कार चर्चा में था। बस उसने किया क्या कि एक व्यक्ति को उठाया और उनके जीवन से संबंधित सूचनाएं पूछ ली। अब हम लोग करते क्या हैं कि सामान्यतः
उस पुरस्कार को, उस नाम को याद कर लेते हैं। बहुत करेंगे तो वह कहाँ पे पढ़ा रहे हैं या किस संगठन से जुड़े हुए हैं, यही पढ़ लेते हैं। उसने उसको विस्तारित किया, 5-6 लाइन का प्रश्न बनाया कि उनका जन्म किस देश में हुआ था, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, या पढ़े लिखे कहाँ पे, कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक, उनका कार्य क्षेत्र किस देश में है, नागरिकता किस देश की है। इन बिंदुओं को उसने खोजा और प्रश्न बना दिया। तो प्रश्न लगा कठिन है, लेकिन प्रश्न तो सरल था। दिक्कत ये है, आईएएस की कोचिंग में जो तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या एक है, आईएएस की कोचिंग पढ़ाने वाले सिर्फ 50 टीचर हैं और ये सारे टीचर घूम फिर के सैकड़ों कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। यही टीचर दिल्ली में तो पढ़ाते ही हैं, ये प्रयागराज में, पटना में, इंदौर में, हर जगह यही घूम फिर के पढ़ाते हैं। एक कोचिंग से इनकी डील समाप्त होती है, दूसरी कोचिंग में जुड़ जाते हैं। अब पेपर को पकड़ना आसान इसलिए नहीं होता कि जो प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं वह तो एक यूनिवर्सिटी से मान लीजिए संबंध है, सही है, लेकिन उनके पास वह किसी समिति के सदस्य होते हैं, सेमिनार में जाते हैं, ठीक, उनके अंडर सैकड़ों लड़के रिसर्च करते रहते हैं, तो रिसर्च पेपर आते रहते हैं, ठीक, साथ ही साथ वह करंट अफेयर्स की न्यूज़ से जुड़े रहते हैं, वह किसी इंटरव्यू पैनल में सम्मिलित होते हैं, इन तमाम चीज़ों से वो जुड़ते रहते हैं, रोज़ खुद रिसर्च पेपर पे काम करते रहते हैं। और जो दिल्ली के टीचर हैं कोचिंग वाले, इनका क्या काम है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, दिल्ली के जो टीचर हैं यह कभी लेखन कार्य नहीं करते, इन्होंने जूनियर लड़कों को रखा है लिखने के लिए, ठीक, इनसे लिखवाते हैं और वही जाके ब्लैक बोर्ड पे, आपके वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा देते हैं। ये कभी रिसर्च नहीं करते कि पेपर कहाँ से आएगा। जब पेपर आ जाएगा तब ये आपको बताते हैं कि हाँ पेपर कहाँ से आया। पेपर आने से पहले ये कभी नहीं बताते कि पेपर कहाँ से आएगा या प्रश्न क्या आ सकते हैं। सारा का सारा काम तो जूनियर लड़के करते हैं जो कंपटीशन की दुनिया में बने हुए हैं, वह पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में लेखन कार्य करते हैं। मेन काम यह करते हैं, नाम होता है टीचर का, ये टीचर पढ़ा रहे थे। सच तो यह है कि टीचर की संख्या सीमित है, 50 से ज़्यादा नहीं है, और पूरी कोचिंग पे कब्जा किए हुए हैं। एक साल दृष्टि में पढ़ाए, छोड़ दिए, संस्कृति में पढ़ाए, छोड़ दिए, जीएस वर्ड में पढ़ाए, ध्येय में पढ़ाए, बाजीराव पढ़ाए, घूम फिर के यही टीचर पूरी कोचिंगों में पढ़ाए हैं। आप इनका इतिहास निकाल के देख लीजिए। और इनको एक एक विषय की मान लीजिए जानकारी है, लेकिन उस विषय की रिसर्च पेपर पे कोई जानकारी नहीं है, ये रटा रटाया पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप जब पीसीएस का प्री देते हैं, 100 क्वेश्चन में 40 और 45 कट ऑफ जाती है, तो आप 40-45 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा पाते। सच्चाई तो यह है कि एग्ज़ाम दें अगर ये सारे 50 टीचर, तो 20 क्वेश्चन पे ही सिमट जाएंगे। तो उसका कारण ये है कि ये करंट अफेयर से जुड़े हुए ही नहीं हैं। मोटी फीस लेते हैं, काम करवाते हैं जूनियर लड़कों से, अपना 3-4 क्लास पढ़ाए पर डे और शाम को पहुंच गए घर। अपने आप को करंट से अपडेट ही नहीं कर रहे हैं नई चीज़ों से। सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो शायद करंट अफेयर से जुड़ा होता है, वो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स ही करंट अफेयर से संबंधित है। तो आईएएस के पेपर को अगर आपको करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आईएएस के पेपर को आप प्री तो कोई नहीं पढ़ाते, याद रखिए। मेंस तो फंसाया जा सकता है, मेंस के टॉपिक फिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आप मेंस लिख देंगे, कोई टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए, आप खुद मेंस की तैयारी किताबों से कर लीजिए, तो इतना जानकारी हो जाएगी क्या लिखना है, कैसे लिखना है। कुछ भी लिख के आएंगे, एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो नंबर देगा। ये पढ़ाते कम हैं, बड़े टीचर मैं बता रहा हूँ, जो नामी टीचर हैं, 50 की लिस्ट घूमती है पूरे इंडिया में यूपीएससी की। ये पढ़ाते कम हैं, आपको मोटिवेट बहुत करते हैं, ये कर डालो, ऐसे है वैसे। दिक्कत यह है कि इनके फंसाए हुए प्रश्न ही नहीं आते, ठीक। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे सटीक तरीका यही है
कि सरकार की जो भी वेबसाइटें हैं, नीति आयोग है, इसरो है, तमाम मंत्रालयों की रिपोर्ट है, ठीक, पीआईबी की रिपोर्ट है, पीआईबी की डेली पढ़िए। साथ ही साथ पेपर की कटिंग से आप उस संबंध में जो भी घटना है उसको लिख के एक कॉपी बना के लिखते जाइए। कोई घटना है करंट अफेयर की, उसको आप जोड़िए, किस विषय से उसका लिंक जुड़ता है, ठीक। टेक्नोलॉजी के बिंदु है तो विज्ञान से जुड़ेगा, आर्थिक का कोई व्यापारिक वाणिज्यिक समझौता होता है मान लीजिए किसी देश से, तो इकोनॉमिक्स का तो बनेगा ही बनेगा, भूगोल का भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। जैसे भारत ब्रिटेन समझौता हुआ, अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक समझौता हुआ, तो याद रखिए ब्रिटेन को भी याद रख लीजिए आप, ब्रिटेन के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक, ब्रिटेन का भारतीय इतिहास में क्या वर्चस्व रहा है, भूमिका रही है, ये तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। ये जो टीचर्स नहीं पढ़ाते उनका काम जूनियर बच्चे करते हैं, जूनियर बच्चों के इन सेंस जो उनके नीचे काम करते हैं पार्ट टाइम, वो करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उसका फ़ायदा भी वो पाते हैं, क्योंकि वो रिसर्च एक तरह से रिसर्च करते हैं, पर डे करंट की चीज़ों पे वो रिसर्च करके मैटर तैयार करते हैं, और बड़े टीचर उसकी मलाई खाते हैं, पैसा ये लूटते हैं, इनको 20,000 15,000 25,000 पे रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं देते, लेकिन ये करोड़ों में खेलते हैं टीचर। तो इन टीचरों से आप दूरी बना लीजिए, इन बच्चों से, जूनियर बच्चों से संपर्क बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला अंडर 80 हॉकी टीम अभी एशिया कप के में कांस्य पदक जीती है, तो प्रधानमंत्री ने उस पर बधाई दी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल भवन में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु सदन सुविधा शुरू की है, उद्घाटन किया। क्या जो कर्मचारी हैं इनके बच्चों के लिए शिशु सदन सुविधा शुरू की है, यह समावेशी कार्यस्थल के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सुविधाएं जान लीजिए यूरोपीय देशों में बहुत पहले से चल रही हैं कर्मचारियों के लिए, कि ऐसे कर्मचारी जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी जिम्मेदारी एक तरह से सरकारें वहन करती हैं, लेकिन अपने यहाँ तो अलग ही वो है। तो यह एक नया कार्य मतलब समावेशी कदम है। यह सरकार के अधिक समावेशी, करुणामय और जन केंद्रित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। क्या नाम रखा गया है? नई शिशु सदन सुविधा, ठीक। बच्चों के स्वागतपूर्ण सुरक्षित शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाएगा, सीख सकते हैं, खेल सकते हैं, आराम कर सकते हैं, विकसित मतलब एक तरह के सकारात्मक जो भी कार्य होंगे वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा। आगे दूसरा देखते हैं। भारत में युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने में युवाओं की भूमिका बहुत है। इसी संबंध में मनसुख मांडविया युवा कार्यक्रम खेल मंत्री ने माय भारत युवा सम्मेलन को संबोधित किया, ठीक। युवा भारतीयों के विचारों, नवाचार और आकांक्षाओं का आकार लेगा। यह मोदी जी के विचारों को प्रभावित करते हैं। तो कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजन हुआ था। विकसित भारत के लिए युवा माय भारत युवा सम्मेलन, इसका नाम क्या था? विकसित भारत के लिए युवा माय भारत युवा सम्मेलन। क्या होता है कि आजकल थीम या कोई मुख्य बिंदु को ही पूछ लेता है, ठीक। तो याद रखिए कि इसमें कौन कौन से लोग भाग लिए। जो छात्र, युवा, पेशेवर, युवा, महिला उद्यमियों, कंटेंट क्रिएटर, नवाचार, उभरते दिग्गजों, उन उपलब्धियों के लिए विविध पृष्ठभूमि वाले युवाओं को प्रतिनिधित्व करता है। यह विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ने क्या किया है? सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी भागीदारी बढ़ाने में सुधार को बढ़ावा दिया है, ठीक। तो दो तरह के निवेश को हमको मिलते हैं, एक विदेशी निवेश FPI, एक होता है PPI। बॉन्ड मार्केट को मजबूत करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पहल शुरू की है। आगे देखते हैं।
ये चर्चा में है तो इसके मुख्य बिंदु याद रखिएगा। विदेशी संस्थागत निवेशक FII एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में, तो इसको समझ लीजिए। FPI की एक श्रेणी है, विशेष रूप से म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, हेज फंड जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करती है। ये संस्थान वित्तीय बाजारों में एकत्रित निधियों का निवेश करते हैं और आमतौर पर निवेश शोध निर्णय में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। FII में क्या होता है, यह FPI की एक विशेष श्रेणी है। इसमें निवेश तो करते ही करते हैं, याद रखिएगा। यह शोध कार्य मतलब बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। ठीक। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI यह उन निवेशकों को संदर्भित करता है जो विदेशी व्यक्ति, संस्थागत निवेशक निधियों द्वारा स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सरकारी प्रतिभूतियों जैसे वित्तीय उपकरणों में निवेश करते हैं। कंपनी के प्रबंधन और निर्णय में भाग नहीं लेते। तो याद रखिएगा, FPI में पैसा तो निवेश करेंगे पर निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन में भाग नहीं लेंगे। FII में क्या होता है, इसमें निवेश भी करेंगे और निर्णय प्रक्रिया में भाग भी लेंगे। ठीक, प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया में भाग भी लेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। ये सारे आंकड़े आप पढ़ लीजिएगा, मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी हाल ही में मौद्रिक नीति समीक्षा की गई है, उसके संदर्भित आंकड़े तो अब जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के देख लीजिए कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। MPC एक वैधानिक निकाय है जो की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत की गई। ठीक, 2016 में संशोधित किया गया। इसके 6 सदस्य होते हैं, RBI के 3 सदस्य, 3 बाहर के व्यक्ति। कार्यप्रणाली प्रत्येक वर्ष में 4 बार, याद रखिएगा, मौद्रिक नीति की समीक्षा वर्ष में 4 बार बैठक होती है, 4 बार रिपोर्ट प्रकाशित होती है। संशोधन करें या न करें, लेकिन 4 बार इनकी बैठक जरूर होगी, आमतौर पर प्रति 2 महीने पर। और अगर मत बराबर होता है 6 सदस्यों में 3-3 का, तो निर्णायक मत कौन देगा, RBI का गवर्नर। ये आपसे कथन कारण संबंधी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो 1934 के तहत RBI एक्ट के तहत स्थापित किया गया है। 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के ही सदस्य होते हैं, 3 बाहर से नियुक्त किए जाते हैं। एक वर्ष में 4 बार इनकी मौद्रिक नीति समीक्षा समिति काम करती है। इनका ढांचा इनका कार्य क्या होता है, और याद रखिएगा गवर्नर जो होता है RBI का, उसका निर्णायक मत माना जाता है अगर मत ट्राई करता है तब। मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऋण की लागत और मात्रा को नियंत्रित करना, और गुणात्मक का उद्देश्य होता है ऋणों के उपयोग और दिशा को नियंत्रित करना। ठीक, कुछ उपकरण जैसे मात्रात्मक कौन कौन से हैं। मात्रात्मक उपकरण में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR नगद आरक्षित अनुपात, SLR वैधानिक तरलता अनुपात, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, तरलता समायोजन सुविधा LAF, बाजार स्थिरीकरण योजना MSS। ठीक, तो याद रखिएगा ये कौन से हैं, मात्रात्मक के उपकरण हैं। और गुणात्मक में कौन कौन से हैं, मार्जिन आवश्यकता, उपभोक्ता ऋण विनियमन, ऋण का राशनिंग, नैतिक प्रोत्साहन और प्रत्यक्ष कार्रवाई। कभी कभी क्या करता है, आपसे पूछता है कथन कारण, या 3-4 कथन देगा और 1-2-3 करके पूछ लेगा कौन सा मात्रात्मक उपकरण है, कौन गुणात्मक। ये अंतर करने के लिए पूछ ले, या तो सबकी परिभाषा सामने लिख दे और परिभाषा को, किसी की परिभाषा सही लिखे, किसी की परिभाषा बदल दे। जैसे रेपो रेट की परिभाषा क्या है, अभी देखेंगे, यह लेखपाल वाले पेपर में पूछा था। रेपो रेट वह दर जिस पर RBI बैंकों को गिरवी देता है अल्पकालिक
मतलब ऋण देता है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को 60 टर्म के लिए जब लोन देता है तो वह रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, वह दर जिसमें आरबीआई बैंकों से तरलता अपने पास लेता है, यहाँ देता है यहाँ ले लेता है, वापस ले लेता है। ठीक। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर वह जमा राशि, अगर मान लीजिए किसी बैंक में 100 रुपये जमा कर रहे हैं आप, तो वही कह रहा है कि जमा राशि का वह हिस्सा जो बैंकों को आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक में 100 रुपये है, तो अगर आरबीआई ने घोषित कर दिया कि 4% आप हमारे यहाँ अनिवार्य रूप से रखेंगे, तो यही नगद आरक्षित अनुपात है। यह 100 में से 4 रुपये आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। वैधानिक तरलता अनुपात वह राशि, जमा राशि का वह हिस्सा जो तरल संपत्तियों, सोना, नकदी, प्रतिभूतियों में रखा जाता है। ये भी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है बैंकों द्वारा दंडात्मक आपातकालीन उपाय जो अपनाया जाता है, वह होता है क्या, बैंकों द्वारा दंडात्मक दर की आपातकालीन उधार देना। तरलता समायोजन सुविधा LFAF रेपो रिवर्स रेपो के संचालन का ढांचा है यह, और बाजार स्थिरीकरण में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए जारी किए गए बांड होते हैं। और गुणात्मक में मार्जिन आवश्यकता है, ऋण मूल्य अनुपात को नियंत्रित किया जाता है, उपभोक्ता ऋण विनिमय ऋण शर्तों को विनियमित किया जाता है, ऋण शर्तों को सरल या कठिन बनाना ऋण उपभोक्ता ऋण विनियमन में होता है। ऋण की राशनिंग, क्षेत्रीय ऋण को सीमित कर देना, मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपये ऋण आरबीआई दे रहा है, तब कहेगा 90 दे रहे हैं, या बढ़ा के 110 कर दे, तो इसको सीमित करना, घटाना, बढ़ाना होता है। नैतिक प्रोत्साहन, आरबीआई द्वारा नैतिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है मार्जिन गुणात्मक उपकरण में। प्रत्यक्ष कार्रवाई, नियमों का पालन न करने पर उनके दंडात्मक जो कार्रवाई की जाती है उससे संबंधित होता है। ठीक। अब आके ये चीज़ें मेंस लायक हैं, तो आप पढ़ लीजिए उसमें से। आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ करंट में था जैव विविधता, हालांकि करंट का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ फैक्ट हैं याद करने लायक। जैव विविधता पर सम्मेलन CBD 1992 में हुआ था, रियो। ठीक। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यह एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। भारत CBD का पक्षकार है, मतलब भारत भी इसका सहभागी है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच की स्थापना 2012 में हुई है। आपको कभी कभी डेट पूछ सकता है, जिसे अक्सर जैव विविधता के लिए IPCC कहा जाता है। IPCC कहा जाता है। वो क्या है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच 2012 IPCC। रामसर कन्वेंशन 1971, ईरान का क्षेत्र है रामसर, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी थी। प्रवासी वन्यजीव के संरक्षण में सम्मेलन, बान सम्मेलन जो होता है 1979 में होता है। ठीक। और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक। उनके संरक्षण और श्रेणियों के निर्धारण भी करता है। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता सम्मेलन COP10 पे अपनाया गया था, एक बाध्यकारी पूरक समझौता है। मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसे कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया था। यह 2022 में 196 देशों द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। उद्देश्य 2030 तक, याद रखिएगा 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और पलटना है। 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की संकल्पना है। 2050 और 2030 याद रखिए। 2030 तक क्या करना है, विविधता के नुकसान को रोकना है, और 50 तक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की परिकल्पना को प्राप्त करना है। ठीक।
अभी विरूपाक्ष मंदिर चर्चा में था, तो याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के विजयनगर के हम्पी में है। यह विरूपाक्ष को संबंधित है, जो शिव का एक रूप है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। देखिए चर्चा में है विरूपाक्ष मंदिर, लेकिन आप इससे संबंधित इतिहास पे जा सकते हैं। इसका निर्माण चालुक्यों द्वारा कराया गया। कृष्णदेवराय ने इसका काफ़ी विस्तार कराया। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई, हम्पी का विनाश से बच गया। इस लड़ाई के बाद भी यह विनाश से बच गया। द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है द्रविड़ शैली की, उसको देख लीजिए। ठीक, ऐसे देखते हुए जब चलेंगे प्रश्न काफ़ी सरल हो जाते हैं। ये वही है मौद्रिक नीति संबंधी। सुरहा तालाब का 100वां रामसर स्थल बना ही है। आइसोब्यूटेनॉल, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इसीलिए मैंने खोजा बहुत। आइसोब्यूटेनॉल क्या है? इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। ठीक, इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में, आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाता है डीजल में, और जैव ईंधन बनाने के लिए है। जैसे जैसे भारत जैव ईंधन रणनीति पे आगे बढ़ रहा है, तो इथेनॉल को आगे बढ़ा रहा है। सरकार कच्चे तेल के आयात को निर्भरता कम करने के लिए 15% तक आइसोब्यूटेनॉल के साथ मिश्रित डीजल बनाने पे काम कर रही है। याद रखिएगा, ऑक्टेन संख्या, सीटेंट संख्या कभी कभी पूछता था PCS 1 एग्जाम में, किससे संबंधित है डीजल पेट्रोल, इसी से संबंधित याद रखिएगा। आइसोब्यूटेनॉल बहुत चर्चित है। यह पेट्रोल में नहीं, डीजल में मिलाया जाता है। डीजल में मिला के जैव ईंधन जो बनेगा उसमें आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक, और अगर पेट्रोल पूछे तो इथेनॉल है उसमें, उसका इथेनॉल तो काम सही से कर रहा है। कुछ प्रयोग के आधार पर देखा गया परीक्षण में, इथेनॉल बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहा था डीजल के साथ मिलाने पे, तो उसकी जगह आइसोब्यूटेनॉल का परीक्षण किया गया और यह सही पाया गया कि यह सही रूप से काम कर रहा है दोनों मिलके। ठीक, तो याद रखिएगा आइसोब्यूटेनॉल क्यों चर्चा में, डीजल के साथ मिला के जैव ईंधन बनाया जा रहा है, बायोडीजल जिसे कह सकते हैं आप। जन समर्थ पोर्टल चर्चा में है। जन समर्थ पोर्टल डिजिटल वित्तीय समावेशन और निर्बाध ऋण वितरण को बढ़ावा देने के लिए 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक, यह है चर्चा में था। राज्य वित्त आयोग के डेटाबेस पर रिपोर्ट 8 जून 2026 को जारी की जाएगी। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, कमेंट में बताइएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, उसका कार्य क्या है। ठीक, इसका अनुच्छेद 243 के आई खंड में है राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित अनुच्छेद वाले खंड में। प्रधानमंत्री ने पुरुष अंडर 80 एशिया कप पुरुष विजेताओं को बधाई दी, नौजवान बच्चों को। तो कौन जीता अंडर 90 पुरुष, अंडर 18 सॉरी एशिया कप पुरुष टीम। महिलाओं को भी बधाई दिए थे। जीडीपी में परिवर्तन हो ही रहा है, याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिए, ये पूछ सकता है, आधार वर्ष बदल गया है, 22-23 कर दिया गया है। ठीक, आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। पहले 3 स्थान पे जो राज्य हैं उसका कमेंट बताइए। ये अमरनाथ नहीं है, अमसोट चोटी है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अमसोट नाम है उसका। ठीक, अमसोट नाम है उसका। इसमें नाम गलत हो गया है। यह सहारनपुर में है, शिवालिक श्रेणी पे है। ठीक, नेपाल से
579 किमी लंबी सीमा रेखा है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सबसे सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र 4 राज्यों से स्पर्श करता है। कमेंट में बताइएगा। 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा जिला ललितपुर है। सबसे गर्म महीना जून होता है, ठंडा जनवरी, सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जुलाई। और जलवायु कैसी उत्तर प्रदेश की? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को डेली करंट अफेयर के वीडियो आप दिए जाएंगे। ठीक, कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा खोज के मैटर, आपको आईएएस के पर्पज़ से, पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी आयोग के पेपर होते हैं तथा अन्य राज्यों के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक, वैज्ञानिक, तमाम बिंदुओं के जो भी घटनाक्रम होते हैं, खेल, पुरस्कार वितरण, इन सभी पे आपको रोज़ के रोज़ वीडियो उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद साथियों।